हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई बिजनेस के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको इनके रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, कहाँ से आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, किस टाइप की मार्केट रिसर्च या बिजनेस रिसर्च आपको करनी पड़ेगी इस बिज़नेस को सेटअप और स्टार्ट करने से पहले, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज या कौन से इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ होंगे जो आपको परचेस करने पड़ेंगे मार्केट से, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी, कौन से कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हो, और एट द एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो आपको इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट रिटर्न हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो ये जो आप सेटअप करोगे इसको बेसिकली होलसेल बिजनेस में आप स्टार्ट करोगे, तो आपको ऐसी जगह पे आपका जो भी प्लेस है या एरिया है ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से आप इसकी सप्लाई प्रॉपरली कर सके, कि अगर बहुत सारा माल आपको सप्लाई करना हो तो भी वहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, और वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन या लोकल एरिया नहीं होना चाहिए जिसमें आपको वो ट्रक्स और बाकी चीज़ें अलाउ नहीं हो। तो आपको ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपका सप्लाई फुल ऑन हो सके। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात आती है, तो आपको आपके कस्टमर्स को ऐसे सेट करना होगा जैसे वो लोग आपसे ही माल परचेज करें, क्योंकि उनको कॉस्ट एफिशिएंट चाहिएगा, ताकि उनका जो भी प्रोडक्शन है वो इजीली हो और उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो सके। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसकी डिमांड और सप्लाई तो बहुत ही है, क्योंकि जहाँ पे डेवलपिंग सिटीज़ है या जहाँ पे डेवलपिंग एरियाज़ है वहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी, तो आपको उस हिसाब से इसका सप्लाई करना पड़ेगा। प्राइस की बात करें तो आपको आपके कॉम्पिटिटर से सीखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे इनका परचेसिंग कर रहे हैं और कैसे इनको सेल कर रहे हैं। तो ये भी आपको आपके कॉम्पिटिटर से ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसके बारे में आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस हो सकता है अगर आप प्रॉपरली इसको प्लान और इम्प्लीमेंट करें तो। फिर आपको कस्टमर सर्वे, मतलब कि आप जिन कस्टमर्स या डीलर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स को आप इन्हें सेल करने वाले हो उनसे आपको एक सर्वे लेना पड़ेगा कि अगर वो लोग आपके कॉम्पिटिटर से बाय कर रहे हैं तो आप वो लोग को क्या प्राइस पड़ रही है, कैसी क्वालिटी मिल रही है, क्या चीज़ें और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कॉम्पिटिटर से उन लोगों को। तो आपको एक कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी आ जाएगा। तो ये बिजनेस रिसर्च यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रखना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे आपको। फिर आप जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क करोगे आपकी सेल्स भी बूस्ट होगी, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी इंप्लीमेंट करोगे, आपके कस्टमर्स भी बढ़ेंगे और आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेस रिसर्च को आपको सही तरीके से स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मटेरियल्स की जो आपको परचेस और स्टॉक करने पड़ेंगे। तो लूज रॉक्स, स्टैंड्स, आयरन, ब्रिक्स, सीमेंट, लेडर्स, बैम्बू, राउंड पोल्स और ऐसी कई सारे मटेरियल्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। तो आप आपके बजट प्लान के हिसाब से इनकी परचेसिंग और सप्लाई कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करना है, या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है तो सबसे ज़्यादा रेशियो उस प्रोडक्ट का रखना है आपको सप्लाई के लिए। तो उस हिसाब से जो आपके कंस्ट्रक्शन के मटीरियल्स है वो आप सेग्रीगेट कर सकते हो, किसका डिमांड ज़्यादा है, किसका मार्केट एरिया लार्ज है, उस हिसाब से भी आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक रॉ मटेरियल्स है जो आपको स्टोर करने पड़ेंगे एज अ रॉ मटेरियल, ताकि आप इन्हें सप्लाई कर सके। तो अब बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आपको भी स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सकेवेटर्स, लोडर्स, ग्रेडर्स, बुलडोजर्स,
बैक होस और ऐसी कई सारी मशीनरीज होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कैपिटल है इन्वेस्ट करने को, तो आप बड़ी बड़ी मशीनरीज भी स्टोर कर सकते हो, जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें सप्लाई कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही आप उनसे वापस से ये मशीनरीज वापस से ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप अलग अलग तरीके से प्लान कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस बिज़नेस में, क्योंकि ये बिज़नेस का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आए दिन इधर या उधर कोई भी कंस्ट्रक्शन तो होता ही है, तो आप उस हिसाब से इन्हें सप्लाई भी कर सकते हो, होलसेल मार्केट भी सेट कर सकते हो, आप इन्हें रेंट पे भी दे सकते हो इन इक्विपमेंट्स को। और इस तरीके से आप ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है इस बिजनेस का उसे सेट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी है जो भी छोटे जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली परचेज नहीं करते, वो रेंट पे खरीदते हैं। तो आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे 12 से 40 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको इस बिजनेस के लिए। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल है, जिससे आप एक बेस पे इसे सेट कर सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ मशीनरीज के साथ। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करना है, सारी मशीनरीज की अवेलेबिलिटी रखनी है, बहुत सारी मशीनरी स्टोर करनी है, ताकि एक साथ आप अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाए तो उनको भी सप्लाई कर सके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो करोड़ में भी जा सकता है। तो अगर आपकी इतनी कैपेबिलिटी है तो आप उस बेस पे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट में हमने लाइसेंस कॉस्ट, जो भी आपका वर्किंग कैपिटल है कुछ टाइम का, पेमेंट ऑफ सैलरीज, आपकी जो भी मशीनरीज का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो, आपके जो भी मटेरियल्स जो आप परचेस करने वाले हो वो, और जो भी फर्नीचर्स और अदर फिक्चर्स हो गए आपके जो भी एरिया में, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हमने ये एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है इस बिज़नेस में, क्योंकि सारी मशीनरी सब ब्रांड्स की अलग अलग आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। फिर बाकी जो भी मटेरियल्स है वो भी कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। कैसे एरिया में आप इसको सेटअप कर रहे हो, कितना लेबर कॉस्ट आपको पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों पे आपका इन्वेस्टमेंट डिफर करेगा। तो अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप यहाँ पे इन्हें रिटेलर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स के यूनिट्स होते हैं वहाँ पर, फिर लोकल शॉप्स जैसे कि छोटी छोटी जो शॉप्स होती है वहाँ पे भी आप इन्हें सप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन साइट्स पे भी आप इन्हें सेल कर सकते हो, जैसे कि इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया, ऐसी कई सारी साइट्स है जहाँ से आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो। ये सारे कस्टमर्स को आप इजीली टारगेट कर सकोगे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके, जैसे कि पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, टेलीविजन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट और ईमेल मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके आप आपके कस्टमर तक अट्रैक्ट कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस ट्रस्ट के साथ बना सकते हो, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो सेल्स होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जितना वर्क करोगे उससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज को आप यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसे वर्क और इम्प्लीमेंट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आप मिनिमम टू मिनिमम 1500 टू 2000 स्क्वायर फीट का एरिया ले सकते हो, जिसमें आप पूरा प्लांट, मतलब कि जो भी आपका स्टोर होगा या जो भी एरिया है उसको अच्छे से सेटअप और डिज़ाइन कर सकते हो। फिर मैन पावर की बात करें तो 10 से 18 लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों इंक्लूडेड है, अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजर सब इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केटिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी। फिर जो भी आपके डीलर्स हो गए उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग चाहिएगे जो आपके सेल्स को अच्छे से बढ़ा सके। तो यहाँ पे एक प्रॉपर टीम की आपको ज़रूरत होगी, जिससे आपकी जो सेल्स है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आप वर्क करने वाले हो, कस्टमर रिलेशनशिप है, उन सब पे आप ध्यान रख के इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पे आपको आपके बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, एमएसएमई उद्योग आधार, जीएसटी नंबर,
ट्रेडमार्क और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी लाइसेंसेस आपकी जो भी मशीनरीज है और जो यूज मशीनरीज होती है उसके हिसाब से भी डिफ़र कर सकती है। तो ये सारे लाइसेंसेस बेसिक है, इसके अंदर बहुत सारे लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के हिसाब से उनके अप्रूवल ले सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो आप इस बिजनेस से बहुत ही अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप 3 मंथ्स का अगर प्रॉफिट रिटर्न कैलकुलेट करें तो आप उस हिसाब से 20 to 30% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेट प्रॉफिट रिटर्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर डिफर कर सकता है ये प्रॉफिट, तो जो भी आपका मशीनरीज का मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो भी आपकी मशीनरीज या इक्विपमेंट्स आप परचेस कर रहे हो उनका एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स आप परचेस करोगे वेंडर्स या लोकल या कहीं से भी, वो बाकी जो भी आपके एक्सपेंसेस हो गए मेंटेन करने के आपके स्टोर को, या बाकी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, पॉलिसीज़ है, तो इन सारी चीज़ों पे जो आपका प्रॉफिट रिटर्न है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। पर ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर आपको ये सप्लाई चेन का पूरा बिज़नेस सेटअप करना है तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है जो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।